हमारे साथ हैं आज लद्दाख के सांसद जाम्याल सिरिंग नामग्याल। इनसे बातचीत करते हैं राजनीति के बारे में। उनका राजनीतिक सफ़र जो है ना, कब शुरू हुआ? सुशील जी नमस्कार। मेरा राजनीतिक सफ़र जो है फॉर्मली 2012 से शुरू हुआ है। उससे पहले मैं स्टूडेंट यूनियन के साथ काम करता था, लद्दाख स्टूडेंट यूनियन के साथ। उससे पहले जो अपने गांव के जो छोटे छोटे संगठन से, जो एसोसिएशन से, उनके साथ जुड़े थे। तो लगभग पब्लिक के समाज सेवा में 2010-11 से मैं जुड़ा हूँ। 2012 में जब मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब से लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूँ। आप जब सांसद बने तो युवा सांसद थे और पार्लियामेंट में आपका भाषण पूरे देश ने देखा। ये जो आपका संसद का जो सफ़र था वो कैसा रहा? आज तक तो मैं कहूँगा वंडरफुल रहा। और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, जानने को मिला। और अपने खित्ते के लिए, अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और अपने देश के लिए मुझे इस उम्र में मैं समझूंगा कि बहुत कुछ करने को मिला। जी। तो अभी आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं लद्दाख के। तो इस बार आपको मौका मिला चुनाव लड़वाने का। पहले आपने चुनाव लड़ा, इस बार आपने चुनाव लड़वाया हिल काउंसिल का। तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? वी आर वेरी सेटिस्फाइड। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है बहुत संतुष्ट है, क्योंकि एक होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना, दूसरा होता है पूरे ले डिस्ट्रिक्ट को जीतना। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, खासकर इलेक्शन कैंपेन के दौरान। लेकिन ओवरऑल जो है हमने सत्ता फिर से हासिल करके, लोगों के विश्वास फिर से हासिल करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी का काउंसिल गठन करने का जो लोगों ने निर्णय दिया, हम इसको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम लोगों को, लद्दाख के वासियों को, हर एक वोटर को हम धन्यवाद करते हैं। ये 26 का जो आपका एक नारा आपने दिया, तो ये 26 का नारा आपने किस सोच के दिया था कि आप 26 सीटों पे जीत पाएंगे? मेरा क्लियर अंदाज़ा था कि 26 का 26 तो ऑब्वियसली कोई हम नहीं जीतेंगे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए, लोगों के विश्वास हासिल करने के लिए आपकी बार 26 पार के नारा हमने दिया था। ये केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ आना, जी, क्या संकेत था उसमें? मेन संकेत ये है कि काउंसिल अगर भारतीय जनता पार्टी का गठन होगा तो इसी तरह केवल कैंपेन में नहीं, बल्कि काउंसिल को चलाने में, लद्दाख के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को एक प्रगति देने के लिए केंद्र सरकार हमारे साथ हमेशा पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये लोगों को हमने संदेश देने की कोशिश किया है। तो इसके अच्छे नतीजे आप? हाँ, इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले, क्योंकि लोगों को लगा कि वाकई जो है, क्योंकि जब यूपीए का सरकार था या उससे पहले जितने भी कांग्रेस के ज़माना था, या स्टेट में कांग्रेस और दूसरे जिस पार्टी का भी सरकार है, बहुत सारे लोग जो है काउंसिल को जानते भी नहीं थे। ठीक है, एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको रेक्टिफाई करके 1995 में जो काउंसिल गठन हुआ, थोड़ा उन दिनों थोड़ा न्यूज़ में आए होंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो है इस काउंसिल को पता नहीं किस नज़र से देखते हैं, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। आज के डेट में भी मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ, इस काउंसिल के चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ट्वीट करके ये जताते हैं कि भाई काउंसिल का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट हासिल किया है, लोगों को धन्यवाद दिया। उसी तरह माननीय अमित शाह जी ने, उसी तरह बहुत सारे केंद्रीय मंत्री ने जो यहाँ आए बगैर भी दिल्ली से ट्वीट करके देश को संदेश दिया कि भाई लद्दाख में एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल नाम के एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो लद्दाख का एक मेन चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के देखिए, आम आदमी पार्टी के देखिए, चुनाव तो यहाँ लड़ रहे थे, लेकिन उनके टॉप लेवल की लीडरशिप को पता ही नहीं था कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। इवन कि आपने राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी मैडम का या अरविंद केजरीवाल का किसी का कोई जिक्र। इसका मतलब है ग्राउंड से कोई संपर्क ही नहीं उनका। भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पे कौन कैंडिडेट उतार रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ध्यान में रहते हैं। तो ये गांव-गांव जाना, हाँ, मिनिस्टरों को ये पहली बार मैं देखा गया कि गांव-गांव वो चक्कर लगा रहे हैं लोग। और हमारे माननीय मंत्रीगण का जो यहाँ पे प्रवास का जो प्रोग्राम दिया, वो जो है सिर्फ मैंने कांटेक्ट करके माननीय मंत्री को सीधा इनवाइट किया, ऐसा नहीं होता है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि भाई हमें ये मंत्री जी यहाँ चाहिए, है ना। तो उसका जो है हम कभी कुछ क्या होते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, सियाचिन बेल्ट में
एक होम मिनिस्टर पहुंचते हैं, बिल्कुल एमओएस होम पहुंचते हैं पहली बार। उससे हमें सीट जिताने में, सीट जीतने में आसानी तो होता ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है उस एरिया का नक्शा, उस एरिया का समस्या, वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले लोगों का एक पिक्चर जो है मंत्री जी के ध्यान में बैठे। और दिल्ली में बैठे हुए हाँ, चुनाव के कैंपेन तो यहाँ पे कुछ चलेगा, मंत्री जी का तो 1 दिन का 5 मिनट का भाषण रहता है, लेकिन उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 साल उनके ध्यान में रहे कि इस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सियाचिन बेल्ट में टूरिस्ट को आगे छोड़ने के जो मसलाएं होते हैं, वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है पोर्टर के तौर पे सियाचिन ग्लेशियर पे काम करते हैं, ऐसे चीज़ें जो है होम मिनिस्टर के ध्यान में बैठे, तो ये हमारा एक प्रयत्न था। उसी तरह जो हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लाया, फाइनेंस मिनिस्टर एमओएस अनुराग ठाकुर जी को लाया, तो यहाँ फाइनेंस से संबंधित बहुत सारी इश्यूज संबंधित है। तो वो सारा जो है एक कैंपेन के ज़रिए, कैंपेन के बहाने पे कोई ना कोई तो दरख्वास्त देते हैं, कोई ना कोई उनके ध्यान में ये इशू लाते हैं। तो ये हमारा एक मेन मकसद था, केवल सीट हासिल करने का नहीं, बल्कि लद्दाख और माननीय मंत्रीगण के बीच में एक परिचय देने का ये हमारा कोशिश दूरी थी उसको कम करना जी था। जी, एक गैप जो है कहते हैं उसको ख़त्म करना था। पहले ऐसा नहीं होते थे, पहले जिसने जीता, सत्ता हासिल किया, 5 साल अपना हुआ, और केंद्र सरकार को पता भी नहीं होता था जो कांग्रेस के ज़माने में कि भाई यहाँ पे कुछ होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कम्प्लीटली ख़त्म किया है। आपने इस पूरे हिल काउंसिल के चुनाव में बहुत मेहनत की, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई इलाका नहीं बचा होगा जो वहाँ आप ना गए होंगे। तो आपको क्या पहले से अंदेशा था कि हम इस तरह के परफॉर्मेंस दे पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चुनाव से पहले कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो मेरा जो है 2-3 दिन उसमें चला गया, क्योंकि ऑफिशियल कैंपेन जो है 7 तारीख को हमारा मेन स्क्रूटिनी था। तो 7-8 से हमारा कैंपेन शुरू होना था, लेकिन उससे पहले कोविड होने के वजह से मैं इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर पाया। और पोस्ट कोविड का जो बंदा होता है उसको थोड़ा केयरफुली काम करना होता है, अपने इम्यून सिस्टम को ध्यान में रखना होता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस तो ऑब्वियसली आजकल एसओपी की वजह से करते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा वो सारा इस वजह से अभी मैं इतना नहीं कर पाया। कैंपेन करने का जो तरीका है, आई माई सेल्फ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जितना मुझे करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, लेकिन मेरा सभी कार्यकर्ता कैंडिडेट्स जो है सीम्स टू बी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन मैंने कोशिश की है कि 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद पहुंच के लोगों को हमारा पार्टी का विचार क्या है, सरकार का क्या संदेश है, काम कैसे करना चाहते हैं, ये सारा मैंने लोगों को बताने की कोशिश किया, मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया। लोअर लेक का कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टीम रखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। तो लोअर लेक के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट्स और उनके टीम जो है मुझे ये बता दिया कि आपको लोअर ले में आने के जो है इतना ज़रूरी नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हुआ है लोअर ले का। बाकी जो है सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने खुद कैंपेन किया और उसका नतीजा भी अच्छा आया। लेकिन मेरे पीछे आने के बाद फिर दूसरे पार्टियों ने वहाँ पे जो लोगों को डरा के, झूठ फैला के, पता नहीं क्या क्या बोल के लोगों को डराया। मैं आपको अगर याद दिला दूं, मैंने पहले का जो है शाम से मैंने शुरू किया, तो उस किरबुचन से मैं वापस आया, मैं चांगथांग घुस गया, मैं नुब्रा गया। लेकिन किरबुचन में जो कांग्रेस का एक कद्दावर नेता जो है वहाँ पे लोगों को अम्मा कैंपेन कर रहा था, उन स्पीच में बोला कि भाई कांग्रेस को वोट करना। तो वहाँ किसी अम्मा ने हाथ खड़ा करके बोला, नहीं जी, मोदी जी ने हमें ये समर में पूरा इस कोविड के लॉकडाउन में हमें पूरा राशन मुफ्त में दिया, सिलेंडर मुफ्त में दे रहा है, पैसा अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है, तो हम तो मोदी जी के नाम पे बसपा को ही वोट करेंगे। तो उसने लीडर ने बोला कि कांग्रेस की लीडर ने, अम्मा जी आपको पता है ये सारा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं मोदी जी, जब आपका इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा सारे गाँव वालों के अकाउंट से पैसा मोदी जी निकाल के ले जाएंगे। तो ऐसे झूठ बोला। अब बेचारा गाँव वाले, इस नेता ने बोला वो मान लिया। तो ऐसे झूठ के दाम पे लोगों को डरा के, पता नहीं क्या भ्रम फैला के इन्होंने जो है किया, और आज जो है कुछ लोग उसको चमत्कार समझते हैं। मैं तो ऐसे चीप पॉलिटिक्स, ऐसे पीटी पॉलिटिक्स को मैं कतई नहीं मानता हूँ। ये जो सीटों का बंटवारा आपने किया, टिकट दिए लोगों को, जी, तो क्या वो आप कहीं कोई गड़बड़ कहीं हुई नहीं, उसमें? मैं तो गड़बड़ नहीं कहूँगा। हमने जो मैंडेट घोषित करने से पहले पार्टी का एक सिस्टम होता है, अलग अलग सोर्स के ज़रिए पार्टी का सोर्स होता है, फिर हम इंडिपेंडेंट 1-2 ग्रुप को गांव में भेजते हैं और गांव के लोकल लोगों से भी फीडबैक लेते हैं।
तो ऐसे विनेबिलिटी फैक्टर को आगे रखते हुए बाकी उसके प्लस पॉइंट जो है, कौन एजुकेटेड है, कौन काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक है, यंग है, ये सारा ध्यान में रखते हुए हमने 26 का 26 जो है नाम हमने घोषित किया। लेकिन उसके बाद ठीक है, अपने परिवार के अंदर से कुछ लोग अपेक्षा रखते थे, उम्मीद करते थे कि उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला तो कुछ लोगों ने उस पर नाराज़गी जताई। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, उन्होंने नाराज़गी जताई। मैं आज भी नहीं कहता हूँ कि पार्टी के साथ उन्होंने गद्दार किया, नहीं किया। उन्होंने पार्टी के साथ ऑब्वियसली किसी ने 6-7 साल काम किया पार्टी के साथ, किसी ने बहुत सारे काम किया है, तो स्वाभाविक है वो भी उम्मीद रखते हैं। हम उनको मैंडेट देने से पहले शायद मेरे से ये गलती हुआ कि उनको पहले कन्विंस हम नहीं कर पाए। हमने सोचा कि हम बाद में मना लेंगे, वो एक गलती हुआ है, लेकिन बाद में हम नहीं मना पाए। तो ऐसे जो है हमारे अपने लोगों में से कुछ लोगों ने जो है इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया या पार्टी के खिलाफ होके कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, तो उस वजह से 1-2 सीट हमारे हाथ से गया है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, जो इंडिपेंडेंट जीता है या जो इंडिपेंडेंट हारा है, वो सब अपने ही तो है। तो सुबह घर से नाराज़ होके चला गया है तो शाम को घर ही आएंगे, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये पार्टी जो है केवल जमियात उस्मान नमग्याल ने खड़ा नहीं किया है, हर एक कार्यकर्ता का मेहनत है इसमें। तो हर एक कार्यकर्ता का हक है, वो जता रहा है, वो उनका स्वाभाविक है, उनका हक है। तो सुबह के जो है नाराज़गी वो शाम को दूर करके घर आना ही चाहिए, और हम उनके इंतज़ार में भी है। 2 मसले थे, एक तो डेवलपमेंट का, जी, आपका मुद्दा था डेवलपमेंट पे हम यस, चुनाव लड़े, और जो विपक्ष की पार्टी थी उनका मकसद था कि 6 शेड्यूल, लोगों को डर फैलाना। हाँ, डर फैलाना और 6 शेड्यूल को लेके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो। Exactly. तो आपको क्या लगा कि 6 शेड्यूल आ भी रहा था, विकास का मुद्दा? एस मीडिया पर्सन आपने सही नफ्स को पकड़ा है। हम लोगों के पास गया है 3 मुद्दे को लेके। मेरा जो हर विलेज में मैंने जब संबोधन किया, लोगों को एड्रेस किया, मैंने 3 विषय को ही आगे रखा। पहला, लद्दाख का जो 70 साल में जो नहीं हुआ, वो यूनियन टेरिटोरी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने दिया है, तो उसको धन्यवाद का वोट तो भाजपा को ही देना है, तो ये हमने किया। अब यूनियन टेरिटोरी अकेला नहीं है, यूनियन टेरिटोरी के साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, जितने सारे अनगिनत जो विकास की चीज़ें हैं, वो भाजपा के कार्यकाल में इसी 5-6 साल में ही हो रहा है, वो और लोगों की आंखों के सामने है। तो उसके दाम पे हमने लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को धन्यवाद जो कृतज्ञता अर्पित करते हुए वोट हमने मांगा। ये पहला विषय। दूसरा जो है, नॉट ओनली डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ के इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के फ्रेजिलिटी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो केयरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, लद्दाख का जो डेवलपमेंटल मॉडल जो है कुछ अलग होना चाहिए। आपके दिल्ली में जो चलता है, चेन्नई में जो चलता है, कश्मीर में जो वो यहाँ नहीं चल सकते। यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मीन मैंने लोगों को भी बताया कि आज जो है लद्दाख ओवर डिपेंडेंसी हो गया है, चाहे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, चाहे खाने पीने का चीज़ें हो, चाहे कपड़ा पहनने का चीज़ें हो, ऑलमोस्ट 70-80% जो है बाहर से आ रहा है। बाहर से मीन्स डाउन से आ रहा है, या दिल्ली से, मनाली से, श्रीनगर से आ रहा है। तो लद्दाख में क्या बन रहा है? अब हम कब तक बाहर हाथ फैलाते रहेंगे? कभी ना कभी तो लद्दाख को अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। इसलिए हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो आज यहाँ पे कहीं सड़क बना, कल को PHE वाले आके उसको तोड़ के पाइप बिछाया, फिर RNB वाला आके फिर सड़क बनाया, फिर दूसरे जो टेलीकॉम वाला आके फिर खोद के तार डाला, वो जो है सस्टेनेबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसी तरह फार्मर लोग यहाँ पे खेती करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके पास मार्केट नहीं है। अब वो मार्केट कैसे उनको दिलाएंगे? कैश कॉर्प को हम कैसे डेवलप करेंगे? ऐसे चीज़ें जो है, शिक्षा, आज हमारे 40,000 की संख्या के बच्चे जो है लद्दाख से बाहर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं दिया, कॉलेज नहीं दिया, तभी तो हम एजुकेशनल रिफ्यूजी बने फिरते हैं हमारे लोग। हम चाहते हैं कि लद्दाख के बच्चे लोग लद्दाख में ही पढ़े, यहाँ के फॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ यहाँ के तौर तरीका भी सीखे, यहाँ की भाषा सीखे, यहाँ के कल्चर सीखे, लुप्त हो इस कल्चर में। ये हम चाहते हैं कि, और ये इसको हम कहेंगे एजुकेशन, चाहे बाहर से मिले, अंदर से मिले, वो एजुकेशन है, वो डेवलपमेंट है। लेकिन अपने घर में बैठ के एजुकेशन प्राप्त करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये हमारा दूसरा विषय था। तीसरा जो है, लद्दाख को यूटी बनने के बाद इस यूटी को फुल फ्लेज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ही निर्भर हमें होना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी जी का ही सरकार है। तो इस सरकार से, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कीजिए, 6 शेड्यूल की बात कीजिए, जो भी आप मुद्दा उठा के बात कीजिए, निर्भर तो
मोदी सरकार पे ही होना है। तो इसलिए बोला भाई हमने मोदी सरकार पे निर्भर होना है, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें जाने से लद्दाख की विकास होगा। मुद्दा ये नहीं कि कुछ लोगों को कुर्सी मिलेगा, सैलरी मिलेगा, मुद्दा वो नहीं है। वो तो पहले भी मिलते थे, आज भी मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। भाजपा का नहीं तो किसी और को मिलेंगे, लेकिन मिलने के साथ साथ लद्दाख को क्या मिलता है वो हमने प्रायोरिटी देखना है। तो ऐसे विजन के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे थे। तो बहुत लोगों ने इस बात को समझा, मेजोरिटी ने समझा, लेकिन ऑब्वियसली आप स्वाभाविक है कुछ लोगों ने जो है अपने नज़दीक के बेनिफिट्स को देखा, रात को क्या मिलता है, दिन को क्या मिलता है, वो देख के लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। हाँ, अब इसको मैं दोषी भी नहीं दूंगा, क्योंकि एक समाज में बहुत लोग रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के सोच होते हैं। मेरा एक सवाल है कि इस बार जो जादू जो है मोदी जी और अमित शाह का जादू यहाँ चला, डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो समझता हूँ चुनाव जीतना को मैं जादू नहीं मानूंगा। लद्दाख को 70 साल नहीं मिला, वो यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने दिया। ये हमारे लिए तो जादू से भी बढ़ के है। 370 को नहीं तोड़ सकता था। कांग्रेस के यहाँ के लीडर बार बार बोलते हैं कि हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी यूटी नहीं दे सकते, क्योंकि 370 हम नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन मोदी जी ने ये सारा जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनको कमरे में बंद करके ताला लगा के फिर लद्दाख वालों को ये लो जी ऐश करो, ये जो है बिहेवियर जो है मैं समझता हूँ ये तो करिश्मा ही है। करिश्मा है। एक सवाल ये है कि जो अपने बीजेपी के पुराने लीडर थे जिन्होंने पार्टी को यहाँ खड़ा किया, लास्ट मिनट पे ऐसा क्या हुआ वो नाराज होकर उन्होंने अपना 6 शेड्यूल को लेकर इतना बड़ा नहीं, मैं हमारे वरिष्ठ नेतागण को मैं दोषी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद जो भी किया लद्दाख के मुफ्त के लिए किया है, बेनिफिट के लिए किया है। उनका लॉन्ग टर्म गोल जो है लद्दाख के बेनिफिट ही रहेंगे, आज तक रहा है, आगे भी रहेंगे, इसमें हमें कतई वो शक नहीं है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग ने बेनिफिट लेने की कोशिश डेफिनेटली किया है। एंटी बीजेपी कैसे इन्वायरमेंट बना सकते हैं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ कैसे एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सकते हैं, इसको लेके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भरपूर फायदा लेने की कोशिश किया है। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेतागण में से कुछ लोगों ने संभाल के कदम चला, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जितना भी एंटी बीजेपी एलिमेंट्स है वो नाकामयाब रहा। क्योंकि ये पहली बार हमारे लीडरगण ने अपेक्स बॉडी बना के 6 शेड्यूल के जो नारा लगा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एंटी बीजेपी एलिमेंट्स वहाँ से शुरू नहीं हुआ। उससे भी पहले लास्ट विंटर से इफ़ यू रिमेंबर, जब से मोदी जी ने यूटी दिया, इस यूटी देने को धन्यवाद करने के बजाय यूटी के खामियां निकालने का जो काम सिलसिला शुरू किया, भाई इसमें सर नहीं, इसमें पाँव नहीं, इसमें इंजन नहीं, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने कौन सा सर पाँव इंजन लगा के जो यूटी लाया लद्दाख के लिए, पहले वो तो हमें दिखाओ। अगर उसके कंपेरिजन में हमारा यूनियन टेरिटरी जो हमने लाया उसमें कमी है तो आप बताइए। ठीक है, यूटी दिया है, यूटी दे के इसी कल 31 अक्टूबर को ही 1 साल पूरा होने जा रहा है ना। अब 1 साल में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, 1 साल में क्या भारत सरकार फुल फ्लेज बना? कोई भी देश, अब यहाँ तो एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से कश्मीर से अलग होके ढांचे से खड़ा करना बहुत बड़ा काम है। और वो भी मैं आपको याद दिला दूं, 89 में यहाँ पे एजिटेशन हुआ था, 1989 में इंदिरा गांधी सरकार ने लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब देने का जो घोषणा किया, वो हाथ में आने के लिए 5-6 साल लगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने में। अनाउंसमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बीच में 5 साल। यस, और उन दिनों 89 में मैं आपको याद दिलाऊं, 89 में ही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने का अनाउंसमेंट किया, 95 में जाके ग्राउंड पे उतारा। 6 साल, अभी तो 1 साल हुआ है। 6 साल लगा काउंसिल को यहां बिठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को 6 साल, इंदिरा गांधी सरकार को। अभी यूटी का 5 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट हुआ, 6 अगस्त को पार्लियामेंट में ऑफिशियली अप्रूव हुआ। उसी के दो महीने के कम ज्यादा में 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ओथ लेते हैं। तो पहले के सरकार जहाँ 6 साल लगाते थे एक काउंसिल को बिठाने के लिए, यहाँ यूटी कश्मीर से तोड़ के यूटी बनाने में इतने भी नहीं लगता है, 3 महीने लगे थे बस इतने 3 महीने में यहाँ पे यूटी को बिठाया। अब इस यूटी को फुल फ्लेज करने में मैं आज भी कहता हूँ कम से कम 3 साल तो ऑब्वियसली लगेंगे। कोई जितना भी एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करे, मिनिमम 3 साल तो आपको लेके चलना चाहिए। 4 साल भी लग सकते, 5 साल भी लग सकते, 6 साल भी लग सकते।
पूरा रूल ऑफ प्रोसीजर आपने बनाना है यूटी का, फाइनेंशियल कोड्स आपने सारा चेंज करना है। ऐसे जितने भी नीटी ग्रिटी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नोमेनक्लेचर से लेके एक रिक्रूटमेंट रूल से लेके ट्रांसफ़र ऑर्डर से लेके हर चीज़ जो है अलग बनाना है आपने। बाइफरकेट करना सारा कुछ। तो ये सारा अभी एम्प्लॉयज़ का डिवीज़न अभी तक नहीं हो पाया है, इसी 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा। एसेट्स का डिवीज़न का फॉर्मली अप्रूवल नहीं मिला है, तो ये सारा होने में टाइम तो लगेगा ना। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता 12 साल कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के किया क्या लद्दाख में? कोई एक ढंग का काम तो दिखाओ। ठीक है भाई, आपने कुछ मंदिर को पैसा दिया है, कुछ वर्कर को आपने हैंडपम्प दिया है, कुछ ठेकेदार को आपने पाल के रखा है, ये तो दुनिया जानते हैं। यहाँ पे वाइन शॉप और बार 31 खोलने में आपका पूरा मदद है, ये दुनिया जानते हैं। लेकिन भाई लद्दाख के बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए किया क्या आपने? लेकिन ये सारा जो है छुपा के भाई बीजेपी ने यूटी दिया तो इसका इंजन नहीं, ये वो नहीं, ये नहीं, ऐसे झूठ और भ्रम फैला के लोगों को डरा के जो वोट लिया, डरा के वोट लिया। ये नहीं कि भाई हमारे पास ये रोड मैप है, केंद्र सरकार से हम ये कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया। उन्होंने जो है लोगों को डरा के बहका के जो है ये 9 सीट जो है उन्होंने लिया है, मुश्किल से लोगों ने दिया है। अब हिल काउंसिल आपके हाथ में है जी। भारतीय जनता पार्टी, ये विकास की जो गाड़ी है इसको ये कैसे चलेगी? मैं समझता हूँ ये जीत जो है केवल भाजपा की जीत नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए, केंद्र सरकार लद्दाख के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हम यहाँ पे बीजेपी हार जाते तो बीजेपी के लिए तो एक चुनाव हार रहा है ना। लद्दाख के लिए केंद्र सरकार के दिल में जो लद्दाख के प्रति जो प्यार है हम वो खो रहा है, वो लंबा समय के लिए हमें नुकसान होगा। ये यहाँ के लोगों को तो ऑब्वियसली समझ में आते ही है, लेकिन कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो लीडर जो कुर्सी के पीछे दौड़ते हैं उनको ये समझ में आना चाहिए था। अगर यहाँ पे भाजपा हारते तो हमारे तो 26 कैंडिडेट हारेंगे ना। वो ठीक है, आज काउंसलर नहीं बने तो कोई दुकान चलाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा, कोई अपना कुछ काम करेगा। सबका जो है घर का रोजी रोटी तो काउंसलर की सीट से नहीं चलाना है, उसके लिए तो अपना कुछ वो होता है। पहले से ही है सबके पास। लेकिन लद्दाख क्या खोएंगे, लद्दाख क्या खोएंगे वो देखो ना आप। केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के दिल और दिमाग में लद्दाख बसते हैं, लद्दाख के प्रति इतना प्यार है। हिंदुस्तान के इतिहास में पार्लियामेंट में लद्दाख के नाम लेके माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कितने बार जिक्र करते हैं लद्दाख को, अमित शाह जी कितने बार जिक्र करते हैं लद्दाख को। और यहाँ हिंदुस्तान के 15 अगस्त 26 जनवरी के स्पीचेस में लद्दाख 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 कितने बार जिक्र करते हैं? 6 बार। उससे लद्दाख को नहीं, देश को नहीं, दुनिया को पता चलता है कि भाई इन लोगों के मन में लद्दाख कितना बसते हैं। हम वो प्यार खो बैठते अगर आज बीजेपी यहाँ मेजोरिटी में नहीं आते। लेकिन लोगों ने ये समझा भाई हमें ये गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए भाजपा को मेजोरिटी दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को डरा के, भरम फैला के वो शरारतें करते रहते, वो आज भी नहीं, वो तो आगे भी करते। पहचान तो आपने भी लद्दाख को दी है। जब पार्लियामेंट में आपने जो भाषण दिया था, पूरा देश उस भाषण के आपके मुरीद हो चुका है। और लद्दाख पहले नहीं जानते थे, अब इतना कहते हैं कि वो जामयाल जी ने जो भाषण दिया था लद्दाख के बारे में, वो असली लद्दाख वो है। नहीं, कोशिश किया। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि लद्दाख केवल मेरे भाषण से ही परिचित हुआ है, मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं एक स्टूडेंट था, जम्मू में हम पढ़ते थे, और मेरे तरह बहुत सारे स्टूडेंट आज भी बाहर पढ़ते हैं। हम किसी गली में गुजरते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि हमारे छोटे आँख छोटे नाक को देख के ये चिंकी, गोरखा, नेपाली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, मणिपुरी, नागालैंड, क्या क्या। लद्दाख का तो कोई नाम नहीं लेते थे। फिर हम अपने इंट्रोडक्शन देते थे, भाई हम लद्दाख से हैं, है ना, तो बोलते कि लद्दाख कहाँ है? चीन में है, नेपाल में है। तो अपने देश में जो है लद्दाख का परिचय नहीं थे या कम थे। लेकिन पार्लियामेंट में लद्दाख के एमपी का जो भाषण होने के बाद केवल दिल्ली के सरकार में ही नहीं, मिनिस्ट्री लेवल पे नहीं, भारत देश में जितने भी ऑफिसेज है, डिप्टी कमिश्नर, बीडीओ से लेके एसएसपी से लेके जितने भी ऑफिसेज है, सबके ऑफिस न्यूज़ टीवी पे चला है, दुकानों पे चला है, जो चाय बेचने वालों की टीवी पे चला है, न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडियाज़ में हेडलाइन पे चला। तो उससे लद्दाख को जो है बहुत कुछ हासिल हुआ। ये एक जो है मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा भी एक दुनिया होता है, इज्जत, पहचान, आइडेंटिटी, डिग्निटी, जो आप सीमेंट और सरिया लगा के नहीं बना सकते। तो वो जो है हमने कोशिश किया और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आज जो है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले, चाहे
बेचने वाले, ठेली पे मूंगफली बेचने वाले भी पहचानते कि भाई लद्दाख। और हमारे लोग यहाँ से कहीं यात्रा करने, दर्शन करने जाते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, तो कहीं किसी भी ऑफिस में, मैं तो ये भी कहता हूँ, अब लद्दाख के नाम लेके, मैं लद्दाख से हूँ, लद्दाख का नाम लेके आप भारत के किसी भी कोने के ऑफिस में सर उठा के जा सकते हैं। वहाँ आपको ज़रूर कहेंगे भाई आपके एमपी ने क्या स्पीच दिया है, ये ज़रूर कहेंगे। ये तो हम भी मानते हैं। तो ये जो है लद्दाख को बहुत कुछ हासिल हुआ है। कल का दिन बहुत मुश्किल है। एक तो 1 साल पूरा हुआ और दूसरा कल आपकी भारतीय जनता पार्टी दोबारा हिल काउंसिल की वोट ले रही है। जी, तो आप कैसा मानते कल का शुभ दिन भी है, महत्वपूर्ण दिन भी है। ये एक सिग्निफिकेंस डेट जो है हम अपने हिस्ट्री में हमेशा नोट करके रखना चाहते थे, इसलिए हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया। वैसे भी 1 या 2 को तो ओथ होना है, अगर हो सकता है ना, अगर हो सकता है तो 31 को अगर ओथ टेकिंग सेरेमनी रखे तो ये यूटी फॉर्मेशन का डे है, सेम डेट पे काउंसिल का भी फॉर्मेशन होगा, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा आने वाले सालों के लिए। तो ठीक है, अपने सत्ता में से हमने 2 साल कम करके नेक्स्ट टेन्योर भी अपना होना है, तो हमने एडजस्ट करके वो किया है। तो मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस बात को नोट करते हुए कल का जो 31 अक्टूबर जो है यूटी फॉर्मेशन का डे तो मानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है काउंसिल का गठन भी कल होना है, ओथ टेकिंग होना है, और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन भी होना है। तो ये कल से जो है यूटी का भी 1 साल हुआ है, यूटी का दूसरे साल शुरू होते ही काउंसिल का दूसरा टेन्योर शुरू होके, तो जो है लद्दाख के लोगों को एक सेवा भाव को आगे रखते हुए हम लोगों को 5 साल जो है एक सेटिस्फाइड जो है हम सर्विस देंगे। अगला सीसी कौन होगा? वो हमारे पार्टी में एक नियम होता है, नियम के अनुसार लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी के अंदर हाई कमांड नहीं होता है हमारा, ये मैं आपको बता दूं, सीनियर लीडरशिप होते हैं। कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड होते हैं, और वो चाहे तो, अगर वो नहीं चाहे तो तिनका भी नहीं हिल सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरशिप के हम गाइडेंस लेते हैं, निर्णय नहीं लेते। निर्णय जो है एक टीम बैठ के होते हैं। तो उस टीम में, कल के हमारी टीम में पार्टी की लीडरशिप जेपी नड्डा जी माननीय नेशनल प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय अरुण जी पहुँच रहे हैं यहाँ, और हमारे संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के संगठन मंत्री जो अशोक कोल जी, वो भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ के जो बसपा के अध्यक्ष के नाते मैं बैठूंगा। तो ये 3 के लीडरशिप में हमारे 15 जो इलेक्टेड काउंसिल है उनका विचार हम लेंगे। तो हमारा एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, तो वो डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। तो वो डिसीजन होने के बाद हम लद्दाख को बता देंगे कि भाई ये आपका लद्दाख का हमारा सीसी है। ये थे जामयाल जी जो यहाँ के सांसद, इन्होंने बेखूबी से सारी बातें राजनीति से लेके अपनी पॉलिटिकल वो है और डेवलपमेंट कैसे लद्दाख का करना है, ये सारी बातें जनता के सामने रखी हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसमें कितनी चीज़ें पॉजिटिव देखते हैं।